नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज फिर लेकर हाजिर हूं एक नया अधिनियम। आप इसे बेयर एक्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर आपको किसी प्रकार से कोई अध्ययन कराने वाला नहीं हूं, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं तथा किसी प्रकार से इसकी व्याख्या अपने शब्दों में नहीं करूंगा। मेरा काम है सिर्फ बेयर एक्ट को पढ़कर सुनाना, जिससे आपके दिमाग में पूरा अधिनियम एक सेटअप हो जाए। अब देर ना करते हुए चलिए चालू करते हैं बेयर एक्ट का अध्ययन पठन। सबसे पहले देखते हैं, इंडेक्स आपके सामने है। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार तथा प्रारंभ। हमेशा की तरह सेक्शन 2 डिफिनेशन खंड लेकर आ रहा है। सेक्शन 3 में कुछ सेविंग्स दी हुई हैं। सेक्शन 4 अनुबंध के बारे में है। सेक्शन 5 भाड़ा सहमति के अनुसार होगा। धारा 6 बताता है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के गठन के बारे में। धारा 7 भाड़ा नियंत्रक की स्थापना के बारे में बताएगा। धारा 8 भाड़ा नियंत्रक अधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य बताएगा। धारा 9 भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां एवं कृत्य बताएगा। धारा 10 भाड़ा नियंत्रकों तथा भाड़ा नियंत्रक अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताएगा। धारा 11 आदेशों के निष्पादन के बारे में बताएगा तथा धारा 12 में भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार और बाध्यताओं के बारे में। धारा 13 में अपील दी गई है। धारा 14 निरसन एवं प्रवृत्ति से संबंधित है। मित्रों, चलते हैं सीधे अधिनियम की ओर। इसका प्रीलिमिनरी पढ़ते हैं। भाड़े से संबंधित विषयों पर अधिकरण द्वारा न्याय निर्णयन तथा भवन स्वामी और किराएदारों के हितों के संतुलित रखते हुए वास सुविधा को भाड़े किराए पर दिए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु अधिनियम। जैसा कि हमने इंडेक्स में पढ़ा था, सेक्शन 1 नाम और विस्तार के बारे में बताता है। तो सेक्शन 1 का धारा 1 की उपधारा 1 देखते हैं। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कहलाएगा। इसका विस्तार ऐसे नगर पालिक क्षेत्रों में होगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट हैं। तदुपरांत ऐसे नगर पालिक क्षेत्रों या राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्रों में होगा जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर वे निर्दिष्ट करे। उपधारा 3 देखते हैं। यह धारा राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, इस बारे में बताती है। इस अधिनियम में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित ना हो, डिफिनेशन खंड है। धारा 2 परिभाषा खंड है। उपधारा 1 में वास सुविधा की परिभाषा दी गई है। वास सुविधा से अभिप्रेत है कोई भवन या भवन का भाग, चाहे आवासीय हो या गैर आवासीय हो, भवन स्वामी द्वारा किराएदार को किराए पर दिया गया हो, जिसमें सम्मिलित है कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाई जाने वाली कोई भूमि, खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान, बगीचा, गैरेज तथा समस्त सुविधाएं एवं साधन जो उनके बीच हुए करारनामे में अंगभूत हों। उपधारा 2 करारनामा की परिभाषा बताता है। करारनामा से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार भवन स्वामी तथा किराएदार द्वारा निष्पादित लिखित करारनामा।
उपधारा 3 जिला से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार जिला। आदतन व्यतिक्रमी व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा किराएदार जो 12 माह की कालावधि में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को करारनामा के अनुसार देय तिथि पर पूर्ण किराया एवं समस्त देयकों का भुगतान करने में विफल रहता है। भवन स्वामी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी वास सुविधा का भाड़ा किराया चाहे अपने स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या किसी उसकी ओर से या उसके लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी पालक अथवा रिसीवर की हैसियत से तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या यदि अभिधारी किराएदार को वास सुविधा भाड़े किराए पर दिया गया है तो इस प्रकार भाड़ा किराया प्राप्त करेगा या भाड़ा किराया प्राप्त करने का हकदार होगा। उपधारा 6 नगर पालिक क्षेत्र से अभिप्रेत है नगर पालिक क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र, जैसा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 क्रम 23 सन 1956 या छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 क्रम 37 सन 1961 के अधीन यथास्थिति परिभाषित हो। अधिसूचना से निर्दिष्ट है राजपत्र में यथा प्रकाशित शासन की सुसंगत अधिसूचना। उपधारा 8 देखते हैं। पुराना अधिनियम से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 क्रम 41 सन 1961 सहित समस्त संशोधित अधिनियम। उपधारा 9 किराया से अभिप्रेत है वास सुविधा के लिए किराएदार द्वारा भवन स्वामी को देय प्रतिफल। भाड़ा नियंत्रक से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी। उपधारा 11 भाड़ा नियंत्रक अधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित निकाय। निश्चित अधिनियम से अभिप्रेत है निश्चित अधिनियम से निर्दिष्ट है छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 क्रमांक 11 सन 1961 सहित इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रबंध निरसन के दिनांक तक के समस्त संशोधित अधिनियम। उपधारा 13 सामाजिक उत्ताप से अभिप्रेत है ऐसा किराएदार जो सामान्यतः वास सुविधा का उपयोग अनुसूची 4 के सरल क्रमांक 10 में सूचीबद्ध कोई या समस्त क्रियाओं हेतु करता हो। किराएदार से अभिप्रेत है उपधारा 14 किराएदार से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा जिसके लेखे या जिसकी ओर से भाड़ा किराया देय है या किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा के न होने की दशा में किसी वास सुविधा के लिए उसके भवन को देय होता या इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पारित बेदखली संबंधी आदेश या डिक्री से अन्यथा भी अभिवृद्धि की समाप्ति के पश्चात कब्जा निरंतर बनाए रखता हो। उपधारा 14 की सबसेक्शन 2 उपखंड में एक निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में का आवासीय प्रयोजन के लिए वास सुविधा को किराए पर दिए जाने के मामले में उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी पुत्र माता पिता जो समानता उसके साथ ऐसे वास सुविधा में उसके परिवार के सदस्य के रूप में मृत्युकाल तक रहते हैं। व्यवसायिक या व्यापारिक प्रयोजन के लिए वास सुविधा को किराए पर दिए जाने के मामले में उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी पुत्र पुत्री माता पिता जो समानता ऐसे वास सुविधा में उसके मृत्युकाल तक उसके परिवार के सदस्य के रूप में उसके साथ मिलकर व्यवसाय करते हों। धारा 3 सेविंग्स से संबंधित है, छूट से संबंधित है। इस अधिनियम की कोई भी बात निम्न पर लागू नहीं होगी। शासन के किसी विभाग तथा या शासन द्वारा प्रायोजित तथा या स्वामित्व के किसी मंडल या निगम से संबंधित उसके स्वामित्व का कोई वास स्थान।
धारा 3 की उपधारा 2 है, शासन द्वारा लोकहित में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से छूट प्रदान किए गए कोई अन्य भवन तथा या भवनों की श्रेणी। धारा 4 अभिधर्ती या अनुबंध। धारा 4 की उपधारा 1 देखते हैं, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882, केंद्रीय अधिनियम 1882 का 4 की धारा 107 में अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी लिखित में अनुबंध करार निष्पादित किए जाने के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी वाद सुविधा को भाड़े पर देगा या नहीं देगा, भाड़े पर नहीं देगा या नहीं लेगा। उपधारा 2 है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व जहां अधिधर्ती प्रारंभ हुई थी तो इसके संबंध में यदि कोई अनुबंध पहले ही निष्पादित किया गया हो तो उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष दर्ज फाइल किया जाएगा। यदि कोई अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ तो भवन स्वामी और किराएदार उस अभिधर्ती से संबंधित अनुबंध लिखित में निष्पादित करेंगे और उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष यथावत दर्ज करेंगे। परंतु जहां खंड का के अधीन भवन स्वामी किराएदार संयुक्त रूप से अनुबंध दर्ज करने में विफल रहते हों या खंड खा के अनुसार अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हों, ऐसे भवन स्वामी किराएदार पृथक रूप से ऐसी अभिधर्ती के बारे में जानकारी दर्ज करेंगे। उपधारा 3 में बताया गया है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट या उपधारा 2 के अधीन निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रत्येक अनुबंध ऐसे रूप विधान में होगा, ऐसे फॉर्मेट में होगा तथा ऐसी रीति में ऐसे समयावधि के भीतर दर्ज किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। अब धारा 5 में आते हैं। देखिए, धारा 5 की उपधारा 1 है, किसी भी वाद सुविधा के लिए देय भाड़ा इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा होगा जैसा कि भवन स्वामी किराएदार के बीच तय किया जाए तथा इसमें सुविधाएं जो पृथक तौर पर तय की जाए के लिए देय प्रभार शामिल नहीं होगा, तदनुसार देय होगा। धारा 5 की उपधारा 2, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो तब तक प्रत्येक किराएदार भाड़े का भुगतान ठीक आगामी मास जिस माह के लिए भाड़ा देय हो के 15वें दिन तक करेगा। धारा 6 देखते हैं। धारा 6 की उपधारा 1, इस अधिनियम के प्रभावशील होने से 30 दिनों के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने तथा भाड़े पर प्रभावी बनाने तथा भाड़े से संबंधित विवादों, शिकायतों, अपराधों के न्याय निर्णय तथा विचारण हेतु अभिधर्त मुद्दे जिसमें भवन संबंधी किराएदारों के अधिकार, स्वत्व एवं दायित्व भी सम्मिलित हैं के विनियमन नियंत्रण हेतु राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार एक अधिकरण का गठन करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा। स्पष्टीकरण दिया है, संपत्ति के अंतरण तथा या किसी संपत्ति पर स्वामित्व के विवादों से संबंधित विषयों पर विधि न्यायालयों द्वारा सुसंगत विधियों के अंतर्गत विचार किया जाता रहेगा। धारा 6 की उपधारा 2 है, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य शासन भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगा ऐसे जिला न्यायाधीश को जो अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से निम्न का न हो, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्रता होगी। उपधारा 3, अधिग्रहण में ऐसे अन्य सदस्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार शासन समय समय पर विनिश्चित करे, किंतु किसी भी समय अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से कम नहीं होंगे। उपधारा 4 है, ऐसा अधिकारी जो राज्य शासन में उप सचिव की श्रेणी से निम्न का न हो, अधिग्रहण का सचिव होगा। उपधारा 5, अधिग्रहण के क्रियाशील होने की तिथि से
जो तिथि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अलावा समस्त न्यायालयों का कार्य क्षेत्र प्रत्येक ऐसे विषय के संबंध में जो अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में भीतर आता हो अपवर्जित माना जाएगा। परंतु तथापि अधिग्रहण की स्थापना के तत्काल पूर्व किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त प्रकरणों में समय समय पर यथा संशोधित पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी रहेगी। धारा 7 देखते हैं, भाड़ा नियंत्रक की स्थापना के संदर्भ में है। धारा 7 की उपधारा 1 प्रत्येक जिले के लिए राज्य शासन एक या एक से अधिक अधिकारियों को जो उप जिलाधीश की श्रेणी से निम्न का ना हो भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करेगा तथा उनका कार्य क्षेत्र ऐसा होगा जैसा कि जिला कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। धारा 7 की उपधारा 2 भाड़ा नियंत्रण अधिग्रहण के अधीनस्थ होगा। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अधीनस्थ होगा। धारा 8 देखते हैं, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य। भाड़ा नियंत्रक अधिग्रहण को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जैसा कि शासन उसे अधिसूचना द्वारा प्रदान करे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। का यह सुनिश्चित करना और संभव करना कि सदैव इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाड़ा नियंत्रक कार्यशील हो। भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से समस्त व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार करने हेतु अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। स्पष्टीकरण दिया है, भाड़ा नियंत्रक अधिग्रहण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित अधिनियम के अंतर्गत विषयों के न्याय निर्णय हेतु प्रयुक्त की जाती थी। धारा 8 की उपधारा 2 है, भाड़ा नियंत्रक अधिकरण को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जैसा कि वह उच्च न्यायालय हो। भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां एवं कृत्य। धारा 9 भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां एवं कृत्य। उपधारा 1 है, भाड़ा नियंत्रक अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कृत्यों का निष्पादन करेगा तथा ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा कि शासन अधिसूचना द्वारा उसे प्रदान करे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। का भवन स्वामी और किराएदार के बीच विवादों का निराकरण। भवन स्वामी तथा किराएदारों को प्राप्त अधिकार सुनिश्चित कराना जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत उनके लिए उपलब्ध हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी तथा किराएदारों की बाध्यता प्रवर्तित करना। धारा 9 की उपधारा 2 है, प्रकरण में प्रत्यार्थी की उपस्थिति के लिए जारी सम्मन के प्रत्युत्तर में प्रत्यार्थी की प्रथम उपस्थिति अथवा प्रत्यार्थी को जिस तिथि से एक पक्षी घोषित किया गया है उस तिथि से भाड़ा नियंत्रक के समक्ष सभी कार्यवाही सामान्यतः 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। धारा 10 भाड़ा नियंत्रकों तथा भाड़ा नियंत्रक अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। धारा 10 की उपधारा 1 भाड़ा नियंत्रक तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 केंद्रीय अधिनियम 1908 का 5 में नियत प्रक्रिया से बाध्य नहीं होंगे
किंतु वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए तथा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए उन्हें स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए उन्हें ऐसा समतुल्य अधिकार प्राप्त होगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, केंद्रीय अधिनियम 1908 का 5 में निहित है। वाद या अपील के विचारण के लिए निम्नलिखित विषय संबंधित होंगे। किसी व्यक्ति को सम्मन करना तथा उपस्थिति प्रवर्तित करना तथा शपथ दिलाकर उसका परीक्षण करना। दस्तावेजों की खोज तथा प्रस्तुति की अपेक्षा करना। अपने कार्य का पुनरीक्षण करना। गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना। व्यतिक्रम या एक पक्षी कार्यवाही हेतु याचिका खारिज करना। व्यतिक्रम के लिए किसी याचिका को खारिज करने के किसी आदेश या इसके द्वारा एक पक्षी पारित किसी आदेश को अपास्त करना। विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना। अन्य कोई विषय जैसा विहित किया जाए। धारा 10 की उपधारा 2 है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण लिखित में आवेदन तथा उसके कारणों को अभिलिखित किए बिना कोई स्थगन प्रदान नहीं करेगा। उपधारा 3 में बताया गया है भाड़ा नियंत्रक या भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860, केंद्रीय अधिनियम 1860 का 45 की धारा 193, 228 के अर्थ के अंतर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए विधिक कार्यवाही मानी जाएगी तथा भाड़ा नियंत्रक को दंड प्रक्रिया संहिता 1973, केंद्रीय अधिनियम 1974 का 2 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल कोर्ट माना जाएगा। धारा 11 में आदेशों का निष्पादन दिया गया है। धारा 11 उपधारा 1 किसी पक्षकार के आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक द्वारा विहित रीति से अंतिम आदेश अथवा अन्य कोई आदेश जो इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया हो का निष्पादन निम्नलिखित कोई एक या एक से अधिक तरीके अपनाते हुए किया जाएगा, अर्थात विरोधी पक्षकार की चल या अचल संपत्ति कुर्की और विक्रय, विरोधी पक्षकार की गिरफ्तारी और निरोध, विरोधी पक्षकार के किसी एक या अधिक बैंक खातों की कुर्की तथा ऐसे खाते की जमा राशि से आदेश की राशि का समायोजन किया जाना। शासकीय सेवा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, शासकीय कंपनी के कर्मचारी के वेतन और भत्ते की कुर्की। आदेश के निष्पादन हेतु किसी अधिवक्ता के ऐसे पारिश्रमिक पर आयुक्त के रूप में नियुक्त करना जैसा कि निर्धारित किया जाए, या अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के अधिकारी को किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना। आवेदक को परिसर पर कब्जा प्रदान करना। उपधारा 3 है उपधारा 2 अंतिम आदेश के निष्पादन हेतु आदेश में अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी अन्य आदेश में स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय या पुलिस की सहायता की अपेक्षा भाड़ा नियंत्रक कर सकेगा। कब्जे की रिकवरी। उपधारा 3 कब्जे की रिकवरी प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से 3 माह के भीतर यदि किराएदार परिसर रिक्त नहीं करता है तो वह कब्जे की रिकवरी प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से अंतःकालीन लाभ का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो आवासीय प्रयोजन हेतु प्रदत्त वास की सुविधा के मामले में भाड़े की दर का दुगुना होगा। व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु प्रदत्त वास सुविधा पर भाड़े की दर का 3 गुना होगा। यदि कब्जे की त्वरित प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो भाड़े की दर का 3 गुना होगा।
भाड़ा नियंत्रक अंतिम आदेश या इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी अन्य आदेश के संदर्भ में कार्यवाही का निष्पादन समुचित तरीके से संचालित करेगा तथा इस धारा के अधीन किए गए निष्पादन के लिए प्रस्तुत आवेदन का निराकरण विरोधी पक्षकार को सूचना तामील होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर करेगा। स्पष्टीकरण। कब्जे या कब्जे की त्वरित प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश के विरुद्ध अपील या अन्य कार्यवाहियां दर्ज कर देने से ही किराएदार को उपधारा 3 के अधीन निर्दिष्ट दर से अंतःकालीन लाभ भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक कि अपीलीय भाड़ा नियंत्रक अथवा ऐसे न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष उस आदेश को चुनौती दी गई हो विशेष रूप से अन्यथा आदेश नहीं दिया गया हो, और यदि रिकवरी प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश को अंततः यथावत रखा जाता है तो किराएदार उस तिथि से जिस तिथि पर रिकवरी प्रमाण पत्र मूलतः जारी किया गया था उपधारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों पर अंतःकालीन लाभ का भुगतान करने ही के लिए दायी होगा। धारा 12 देखते हैं। भवन स्वामी तथा किराएदारों के अधिकार और बाध्यताएं। धारा 12 की उपधारा 1 किराएदार प्रत्येक किराएदार को अनुसूची 1 के अनुसार अधिकार प्राप्त होगा। अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव किराएदार के इन अधिकारों को सुनिश्चित कराने हेतु कार्य करेंगे। उपधारा 2 प्रत्येक भवन स्वामी को अनुसूची 2 के अनुसार अधिकार प्राप्त होगा। अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव अपने स्वामी को इन अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक भवन स्वामी को अनुसूची 2 के अनुसार अधिकार प्राप्त होगा। अनुसूची 1 में प्रत्येक किराएदार को अधिकार प्राप्त होता है, अनुसूची 2 में प्रत्येक भवन स्वामी को अधिकार प्राप्त होता है। अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव भवन स्वामी को इन अधिकारों को सुनिश्चित कराने हेतु कार्य करेंगे, परंतु यदि भाड़े किराए से संबंधित किसी भी विषय पर भवन स्वामी और किराएदार के हितों में संघर्ष की स्थिति प्रकट हो या संशय का कोई बिंदु हो तो उसका लाभ किराएदार को प्राप्त होगा। यदि वास सुविधा के प्रत्यावर्तन से संबंधित किसी विषय पर भवन स्वामी और किराएदार के हितों में संघर्ष की स्थिति प्रकट हो तथा या संशय का कोई बिंदु हो तो उसका लाभ भवन स्वामी को प्राप्त होगा। उपधारा 3 है प्रत्येक भवन पर अनुसूची 3 के अनुसार बाध्यताएं होंगी। प्रत्येक भवन स्वामी पर अनुसूची 3 के अनुसार बाध्यताएं होंगी। अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव भवन स्वामी पर इन बाध्यताओं को प्रवर्तित करने का कार्य करेंगे। उपधारा 4 है प्रत्येक किराएदार पर अनुसूची 4 के अनुसार बाध्यताएं होंगी। अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव किराएदार पर इन बाध्यताओं को प्रवर्तित करने का कार्य करेंगे। उपधारा 5 भवन स्वामी द्वारा अनुसूची 1 के अंतर्गत किराएदार को प्राप्त अधिकारों से उसे वंचित करने का जानबूझकर किया गया कोई प्रयास या कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होगा, जो 5,000 रुपए से अनधिक के जुर्माने से या 3 माह से अनधिक कालावधि के साधारण कारावास से या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 6 किराएदार द्वारा अनुसूची 2 के अंतर्गत भवन स्वामी को प्राप्त अधिकारों से उसे वंचित करने का जानबूझकर किया गया कोई भी प्रयास या कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होगा, जो 5,000 रुपए से अनधिक के जुर्माने से या 3 माह से अनधिक कालावधि से साधारण कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 7
अनुसूची 3 के अंतर्गत यदि किसी भवन स्वामी द्वारा सारहीन तथा या अपर्याप्त कारणों से बाध्यताओं की अपेक्षा करने का कोई भी प्रयास इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होगा, जो 5,000 रुपए से अनधिक के जुर्माने से या 3 माह के अनधिक कालावधि के साधारण कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 8 अनुसूची 4 के अंतर्गत यदि किसी किराएदार द्वारा भारहीन तथा अपर्याप्त कारणों से बाध्यताओं की उपेक्षा करने का कोई प्रयास इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होगा, जो 5,000 रुपए से अनधिक के जुर्माने या 3 माह से अनधिक कालावधि के साधारण कारावास से या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 13 देखते हैं, अपील। इस अधिनियम के में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी भवन स्वामी तथा किराएदार जो भाड़ा नियंत्रक के अधीन आदेश से विकृत हों, वह विहित रीति से विहित का समयावधि के भीतर भाड़ा नियंत्रक अधिकरण को अपील करने का अधिकार होगा। उपधारा 2 है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। धारा 14 निरसन एवं व्यावृत्ति से संबंधित है। उपधारा 1 देखते हैं, ये अधिनियम के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से कानून बन जाने पर छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 क्रमांक 41/1961 जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, एतद् द्वारा निरसित किया जाता है। धारा 14 की उपधारा 2 है, उपधारा 1 के अधीन निरसन इस प्रकार निरसित अधिनियमित के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी तथा की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्त या किए गए प्रत्यायोजन अधिसूचना आदेश निर्देश जारी सूचना या निर्मित नियम सहित ऐसे निश्चित अधिनियमित के उपबंधों द्वारा उसके अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी, जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों के से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी तथा तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही द्वारा लंबित नहीं कर दिया जाता। अब अनुसूचियां देख लेते हैं। अनुसूची 1 है, अधिनियम की धारा 12 उपधारा 1 देखिए, अधिनियम के अंतर्गत किराएदार को प्राप्त अधिकार। पहले क्रम संख्या बोलेंगे और फिर अधिकार पढ़ेंगे। क्रम संख्या 1 अभिधृति प्रारंभ होने पर करारनामा की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार। क्रम संख्या 2 भवन स्वामी को किए गए भुगतान के लिए पावती प्राप्त करने का अधिकार, चाहे भुगतान सुरक्षा निधि, भाड़ा या किसी से संबंधित हो। क्रम संख्या 3 प्रवेश के पूर्व वास की सुविधा अच्छी और वास योग्य स्थिति में प्राप्त करने का अधिकार। क्रम संख्या 4 भाड़ा नियमित रूप से भुगतान किए जाने के अधीन वास सुविधा का उसी प्रयोजन हेतु जिसके लिए भाड़े पर प्रदान किया गया था उपयोग किए जाने के अधीन वास सुविधा के कब्जे का निर्विघ्न भोग का अधिकार। परंतु किराएदार की मृत्यु अथवा मानसिक रोग से पीड़ित होने की स्थिति में उसकी विधवा पत्नी को उसके पति द्वारा निष्पादित करारनामा में अंतर्विष्ट अधिकार या बाध्यता अपने पर लेने के लिए एक उपकरारनामा के माध्यम से उसके द्वारा उल्लेख करने पर स्वमेव किराएदार माना जाएगा। क्रम संख्या 5 समस्त सुविधाएं तथा साधन जो वास सुविधा का भाग हो सर्वथा कार्यशील एवं क्रियाशील स्थिति में पाने का अधिकार। क्रम संख्या 6 भवन स्वामी द्वारा वास सुविधा का वार्षिक रखरखाव एवं अनुरक्षण कराए जाने का अधिकार
या भवन स्वामी द्वारा वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति कर वार्षिक रखरखाव हेतु कार्य करवाने का अधिकार। ऐसी प्रतिपूर्ति अधिभोग के 11 माह के प्रत्येक खंड के पश्चात 1 माह के भाड़े से अधिक नहीं होगी। क्रम संख्या 7 बिजली और जल जैसे आवश्यक आपूर्ति भवन स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा जानबूझकर नहीं रोके जाने की गारंटी। क्रम संख्या 8 अभिधति की सुरक्षा यदि अनुसूची 2 में सम्मिलित भवन की स्वामी के अधिकारों का हनन न हो रहा हो। अनुसूची 2 देखिए, अधिनियम की धारा 12 के उपधारा 2 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी को प्राप्त अधिकार। क्रम संख्या 1 वास सुविधा पर स्वामित्व की सुरक्षा चाहे किराएदार की अभिधति की अवधि जो भी हो। क्रम संख्या 2 सुरक्षा निधि 3 माह के भाड़े से अधिक की राशि नहीं होगी। मांगने और प्राप्त करने का अधिकार। करारनामे में सहमति के अनुसार देय तिथि पर या उसके पूर्व नियमित रूप से पूरा भाड़ा प्राप्त करने का अधिकार। करारनामे के अनुसार भाड़े में वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार। जहां मासिक भाड़ा 2000 रुपए या इससे कम हो, ऐसे प्रकरणों में 5% से अधिक नहीं होगा तथा अन्य समस्त प्रकरणों में 10% से अधिक नहीं होगा। बिजली, पानी आदि आपूर्तियों के किसी मूल वृद्धि की तत्स्थानीय राशि किराएदार से मांगने तथा प्राप्त करने का अधिकार। किसी क्रम संख्या 6 किसी दिन के समय वास सुविधा के निरीक्षण का अधिकार। यदि किराएदार पहले से ही नियत किया गया हो तो किराएदार या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य जिसे जानता हो कि वह उसके साथ रहता है की उपस्थिति में ही किया जा रहा हो। क्रम संख्या 7 वास सुविधा में वृद्धि करना तथा या सुधार करना, विस्तार करना तथा या सुविधाओं में वृद्धि का अधिकार, परंतु यदि यह वृद्धि विस्तार किराएदार की सहमति के बिना किया गया हो तो भवन स्वामी को भाड़े में वृद्धि प्रवर्तन का अधिकार नहीं होगा। क्रम संख्या 8 वास सुविधा के रखरखाव अपनी सुविधा के अनुसार कराने का अधिकार या व्यय की प्रतिपूर्ति के विरुद्ध किराएदार को वास सुविधा के वार्षिक रखरखाव कराने की अनुमति देने के विकल्प का अधिकार। ऐसी प्रतिपूर्ति 1 माह के भाड़े से अधिक नहीं होगी। क्रम संख्या 9 न्याय संगत और ठोस आधार पर कभी भी भाड़ा नियंत्रक को भाड़ा तथा या सुरक्षा निधि में पुनरीक्षण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। किराएदार द्वारा जानबूझकर उपेक्षापूर्वक या अन्य कारणों में जिनमें किराएदार का दोष हो वास सुविधा को क्षति पहुंचाए जाने पर भाड़ा नियंत्रक को उचित क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। निम्नलिखित आधार पर किराएदार को बेदखल करवाने हेतु भाड़ा नियंत्रक से प्रार्थना करने का अधिकार। यदि किराएदार भाड़ा तथा अन्य देयकों के भुगतान करने का आदतन व्यतिक्रमी है। यदि किसी कारण से किराएदार वास सुविधा को व्यापक क्षति पहुंचाता है या ऐसे किए जाने की अनुमति देता है। यदि किराएदार वास सुविधा का उपयोग किसी प्रयोजन के लिए जिस प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिया गया था उससे भिन्न किसी प्रयोजन हेतु करता है। यदि किराएदार सामाजिक उपताप बन जाता है। यदि किराएदार भारतीय दंड संहिता की किसी धारा के अंतर्गत दोषी सिद्ध हो जाता है। बृहद स्तर पर सुधार कार्य करने हेतु जो किराएदार के मकान में रहते हुए करना संभव नहीं होगा।
किराएदार को 3 माह पूर्व लिखित सूचना देकर यदि वह सुविधा स्वयं के अधिभोग के लिए या परिवार के किसी सदस्य जिसमें पत्नी, पति, माँ बाप, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्र वधू सम्मिलित हैं के अधिभोग के लिए अपेक्षित हो, या किराएदार को 6 माह पूर्व लिखित सूचना देकर कोई कारण बताने की बाध्यता के बिना, किंतु इस शर्त पर कि वह सुविधा को तत्पश्चात कम से कम 12 माह तक ऊंचे भाड़े पर या अन्य किसी को किराए पर नहीं देगा। परंतु तथापि निम्नलिखित विशेष श्रेणी के भवन स्वामियों को तथा उनके पति पत्नी को यदि अपनी वास सुविधा के स्वयं के उपयोग के लिए वापस चाहिए हो तो ऐसी स्थिति में सूचना की अवधि मात्र 1 महीने होगी। सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक, विधवा, सशस्त्र बलों के कार्मिक, शारीरिक या मानसिक विकलांगता को प्राप्त व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक 65 वर्ष की आयु के ऊपर। क्रम संख्या 12 अभिधृति अवधि के अंत में मौसमी और समय के कारण होने वाली घिसावट दोषों के संतुलन के रक्षण भत्ता देते हुए अच्छे आकार में अच्छी स्थिति में जैसा अभिधृत के प्रारंभ होने पर था उसी अवस्था में वह सुविधा वापस प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अब अनुसूची 3 देखते हैं। अधिनियम की धारा 12 उपधारा 3 देखिए। अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी की बाध्यता। 1 इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुसार सम्यक रूप से नोटरीकृत करारनामा निष्पादित कर लेने की पश्चात ही किराएदार को प्रवेश प्रदान करना। 2 किराएदार के प्रवेश के 7 दिवस के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में निर्धारित प्रारूपता पर जानकारी दर्ज करना। 3 किराएदार से प्राप्त समस्त भुगतान की उचित पावती प्रदान करना। 4 किराएदार को जब तक कि वह अनुसूची 4 में निर्दिष्ट अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता वास की अनुसूची में सम्मिलित समस्त अधिकार का सुखमय भोग करने की अनुमति देना। 5 वास सुविधा तथा परिसर को अच्छी अवस्था में तथा समय पर सुधार कर वास योग्य बनाए रखना। 6 नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित रीति से घरेलू कूड़ा का निराकरण कराना तथा किराएदारी के प्रारंभ में किराएदार को इस व्यवस्था रीति की जानकारी देना। 7 निर्माण में त्रुटियों तथा या आवास में समय के कारण आने वाली प्राकृतिक घिसावट, प्राकृतिक दोषों के संरचनाओं में तत्परता से उचित सुधार करना। 8 राज्य विद्युत मंडल द्वारा जहां कहीं भी अनुमति दी जाए किराएदार द्वारा उपयोग किए गए विद्युत अभिलेख के लिए पृथक एवं सही मीटर उपलब्ध कराना। किसी भी स्थिति में जानबूझकर वास सुविधा के विद्युत एवं जल जैसी आवश्यक आपूर्ति को बंद नहीं करना, ना ही किसी दूसरे को ऐसा करवाना। जब कभी भी किराएदार उपस्थित ना हो या केवल परिवार के महिला सदस्य उपस्थित हों और ऐसे प्रवेश हेतु आपत्ति कर रहे हों तो निरीक्षण हेतु वास सुविधा अपने प्रवेश के अधिकार को प्रयोग नहीं करना। 13 वास सुविधा के वार्षिक रखरखाव का कार्य करना तथा अधिकतम 1 माह के किराए की राशि के बराबर वास्तविक आधार पर उसके व्यय की अनुमति देकर किराएदार को कार्य करवाने की अनुमति देना। वास सुविधा को खाली कराने हेतु किराएदार को बेदखल करने का दबाव बनाने के लिए कभी भी गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग नहीं करना। 13 अभिधृति की समाप्ति के पूर्व किराएदार को सुरक्षा निधि की वापसी करना। अनुसूची 4 है। अधिनियम की धारा 12
उपधारा 4 देखिए। अधिनियम के अंतर्गत किराएदार की बाध्यताएं। 1. वास सुविधा पर भवन स्वामी के स्वामित्व को सदैव मान्यता देना तथा अनुसूची 2 में निर्दिष्ट उसके अधिकारों का बिना आपत्ति के सम्मान करना। 2. वास सुविधा जिस प्रयोजन हेतु भाड़े पर प्रदान किया गया है केवल उसी का प्रयोग करना। 3. भवन स्वामी की अनुमति से या बिना अनुमति के धन संबंधी प्रतिफल, भाड़ा के लिए धन संबंधी प्रतिफल, भाड़ा के बिना औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कभी भी वास सुविधा के किसी भाग को उप अभिधृति उपकिराया पर प्रदान नहीं करना। 4. वास सुविधा का भाग जिसमें समस्त विद्युत, स्वच्छता एवं अन्य उपकरणों का संरक्षण एवं सुरक्षा करना। 5. भवन स्वामी से प्रतिपूर्ति चाहे रखे बिना छोटे मोटे सुधार कार्य और आवर्ती प्रतिस्थापनाएं आवश्यक होने पर समय समय पर करना। 6. वास सुविधा को सर्वथा साफ और स्वच्छ रखना, वायु जल या ध्वनि प्रदूषण न करना, वास सुविधा में वातावरण को शांत या सहजीविका के अनुकूल बनाए रखना। 7. वास सुविधा के कूड़े को नगर पालिका द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार विसर्जित करना तथा बाहर के रास्तों पर सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा नहीं फेंकना। 8. भवन स्वामी के साथ तय की गई व्यवस्था की रीति के अनुसार सुरक्षा निधि, भाड़ा तथा अन्य देयकों का पूरा और नियमित भुगतान करना। 9. मौसमी या मौसम समय के कारण होने वाली प्राकृतिक गिरावट, प्राकृतिक दोषों को छोड़कर जानबूझकर या अन्यथा वास सुविधा में हुई किसी क्षति के लिए भवन स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करना। 10. अभिधृति की अवधि में सामाजिक उपताप नहीं बनना। स्पष्टीकरण। सामाजिक उपताप से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से कोई या ऐसे समस्त कृत्य करना या करवाना: नशा कर झगड़ना, पत्नी को पीटना, वेश्यावृत्ति, आदतन देरी, रात तक हल्ला करते रहना एवं अन्यथा अत्यधिक शोर शराबा करना जो आसपास पड़ोस को परेशान करे। सामान्य सुविधाओं जैसे सीढ़ी आदि स्थानों पर थूकना, घर के भीतर खतरनाक पदार्थ, बेहद बदबूदार या ऐसे पदार्थ जिनसे कीड़े बढ़ते हों जमा करना, कूड़ा यहाँ वहाँ बिखेरना या गंदा पानी फैला देना, अनियमित स्थानों पर लघु दीर्घ शंका करना या कराना जिससे वातावरण दूषित होता है, या एवं अन्य कोई कृत्य जिससे आसपास पड़ोस को क्षति तथा बुरा सामाजिक प्रभाव पड़ता हो। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम समाप्त होता है। जल्दी हाजिर होंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नए वेयर एक्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि इसमें कोई कमियां हों तो सुधार के लिए कमेंट में निर्देशित करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें जिससे सभी को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।